हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने आज चर्चा करेंगे मक्का के ऊपर, क्योंकि अपनी राइस पिछले क्लास के अंदर तीन पार्ट में मैंने करवा दिया है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके कंपटीशन के लिए भी करवाया है मैंने, और वह साथ के साथ नोट्स बनाते हैं और रिवाइज करते रहिए। और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि प्रत्येक सीरियल ग्रुप है, चाहे दलहनी फसलें हैं, चाहे उसके अंदर मसाले वाली है, फ्रूट फॉर्मोलॉजी भी है, और एग्रीकल्चर के लिए भी प्रत्येक ग्रुप में आपको करवाऊंगा, उसमें कंपटीशन के क्वेश्चन भी बताऊंगा। और मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर भादू के नाम से है, एक बार लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ उसमें कमेंट्स भी डालते रहें कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको अच्छी है तो भी आप लाइक करते रहें। तो आज अपने चर्चा करेंगे मक्का के ऊपर, मक्का एनीवेज। इसमें भी मैं आपको 2, 3 या 4 पार्ट में प्रत्येक बताऊंगा। 4 पार्ट हो जाए या 4 हो, 5 हो, कितने भी पार्ट बने आपके प्रत्येक पार्ट के अंदर बताया जाएगा आपको। तो शुरुआत में पढ़ते हैं अपने, उसमें राइस के अंदर भी पढ़ा था, तो इसके अंदर पढ़ेंगे शुरुआत में उसका बोटनिकल नाम क्या होता है। बोटनिकल नाम को आप वानस्पतिक नाम भी कह सकते हो कि मक्का का वानस्पतिक नाम क्या होता है। वानस्पतिक नाम इसका होता है जियामेज। और क्या नाम होता है? जियामेज। जियामेज वानस्पतिक नाम है। उसके बाद इसकी क्रोमोसोम संख्या कितनी है, यानी 2n बराबर कितने हैं, तो 2n बराबर रहते हैं इसके 20। और उसके बाद इसकी फैमिली, यानी फैमिली या इसे कुल भी कह सकते हो आप, तो कितनी कौन सी है इसकी फैमिली? ग्रेमिनी या पोएसी। ग्रेमिनी, जिसका दूसरा नाम है पोएसी। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। तो मक्का का बता दिया। वानस्पतिक नाम क्या होता है? जियामेज। 2n यानी क्रोमोसोम संख्या 20। उसके बाद इसकी फैमिली क्या है? ग्रेमिनिया पोएसी। इसकी उत्पत्ति कौन सी होती है? मैक्सिको या दक्षिणी अमेरिका होती है। अब बात करेंगे अपने आहार मूल्य। आहार मूल्य पर, आहार मूल्य को अपने महत्व भी कह सकते हैं। क्या कहा जाता है? आहार मूल्य या महत्व। आपको पिछली क्लास में बताया कि आहार मूल्य या महत्व में क्या पढ़ा जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितनी है, प्रोटीन, वसा, इसका उपयोग किस किस बनाने में किया जाता है, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ इसकी खेती होती है, तो सारा का सारा इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद आहार मूल्य के अंदर पहले ये ध्यान रखेंगे कि अनाज वाली फसलों की रानी, अनाज वाली फसलों की रानी, अनाज वाली फसलों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। अनाज वाली फसलों की रानी, तो डैश करके आप लिखोगे मक्का, यानी अनाज वाली फसलों की रानी किसको कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। तो नोट लगा के ये भी लिख सकते हो आप कि अनाज वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा? गेहूं को कहा जाता है। दूसरा इसके अंदर रहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मक्का के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितनी थी? मक्का के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा एनसीईआरटी के अंदर अनुसार देखा जाए तो 76.8% पाई जाती है। और तीसरी, उसके बाद देखा जाए कि मक्का के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो मक्का के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 10%। प्रोटीन के बाद 4 नंबर पे आता है मक्का के अंदर वसा की मात्रा। तो मक्का में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 3.6 से 4%, मिनिमम यानी 4% मक्का के अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है। सबसे कम वसा की मात्रा चावल के अंदर 2 से 2.5% पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपने वसा के बाद आता है कि मक्का के अंदर
वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। उसके बाद आएगा अपने मक्का के अंदर कि राजस्थान के कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां इसकी खेती की जाती है। तो इसकी खेती कहाँ की जाती है? इसकी खेती मिलेगी राजस्थान के अंदर उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद आता है झालावाड़, झालावाड़ के बाद आता है गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद भरतपुर के अंदर भी आदि राज्य हैं। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और भरतपुर आदि डिस्ट्रिक्ट यानी राजस्थान के अंदर किनकी खेती यहाँ मक्का की जाती है। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो 6 नंबर लगा के कि मक्का मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है, मोटे अनाजों की श्रेणी में, मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग खाने में यानी भुट्टे खाने में, भुट्टे खाने में किया जाता है, खाने में किया जाएगा, भुट्टे खाने के में इसका उपयोग किया जाता है। यानी जैसे एग्जांपल ले लीजिए जो पॉपकॉर्न होती है, एवर्टा, जियामेजी एवर्टा, इसे पॉपकॉर्न के नाम से जाना जाता है, जो खाने में यानी अपने यूज में लेते हैं। उसके बाद अपने ये कह सकते हो कि मक्का के अंदर भुट्टे खाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो मक्का का फल प्रकार क्या कहलाता है? मक्का का फल प्रकार, तो मक्का का फल प्रकार होता है कैरियोप्सिस। मक्का के फल प्रकार को क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। मक्का का फल प्रकार क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस। उसके बाद बात करेंगे मक्का का पुष्पक्रम। मक्का का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो मक्का के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? स्पाइक, स्पाइक या इसे हेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइक या हेड कहा जाता है। उसके बाद पुष्पक्रम के बाद बात करेंगे अपने मक्का के अंदर नेक्स्ट कि मक्का के अंदर प्रोटीन किस नाम से जानी जाती है? तो मक्का की प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? जीन के नाम से जाना जाता है। मक्का की प्रोटीन को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। उसके बाद अपने बात करेंगे मक्का के अंदर ट्रिप्टोफैन। मक्का में ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन व लाइसिन, ट्रिप्टोफैन व लाइसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। अमीनो अम्ल पाया जाता है। अमीनो अम्ल पाया जाता है। कौन कौन से अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? ट्रिप्टोफैन व लाइसिन। प्रोटीन क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। उसके बाद बात करेंगे अपने मक्का का भारत में आगमन कब हुआ था? मक्का का भारत में आगमन यानी कब आया था भारत के अंदर ये? तो मक्का का भारत में आगमन हुआ था 17वीं शताब्दी के अंदर। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी के अंदर। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा इसका आगमन हुआ था 17वीं शताब्दी में। उसके बाद मक्का के नर पुष्प क्या कहलाता है? मक्का का नर पुष्प क्या कहलाता है? तो मक्का का नर पुष्प कहलाएगा टेसल कहते हैं। मक्का के नर पुष्प को किस नाम से जाना जाता है? मक्का के नर पुष्प को टेसल कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे अपने मक्का का मादा पुष्प।
मादा पुष्प को क्या कहते हैं? मादा पुष्प को कहा जाता है सिल्क कहा जाता है। मादा पुष्प को क्या कहते हैं? सिल्क के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करेंगे मक्का का मादा पुष्प सिल्क कहते हैं। अब आगे मैंने पहले पिछली क्लास में ये भी बताया कि परीक्षण भार किसे कहते हैं, यानी 1000 टेस्ट वेट कहा जाता है, 1000 दानों के वजन को कहा जाता है। लेकिन सीड इंडेक्स किसे कहते हैं? 100 बीजों के वजन को सीड इंडेक्स यानी बीज सूचकांक के नाम से जाना जाता है। तो अपने बात करेंगे मक्का के अंदर संकर मक्का। संकर मक्का का टेस्ट वेट कितना होता है? संकर मक्का का टेस्ट वेट होता है 285 ग्राम। कितना होता है? 285 ग्राम टेस्ट वेट होता है संकर मक्का का। उसके बाद अपने बात करेंगे संकुल मक्का की। संकुल मक्का के अंदर संकुल मक्का का टेस्ट वेट कितना होता है? संकुल मक्का का टेस्ट वेट होता है 200 ग्राम। 200 ग्राम इनका टेस्ट वेट होता है। संकर का 285 ग्राम और संकुल का कितना होता है? 200 ग्राम होता है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे बात संकर। संकर प्रथम संकर किस्म कौन सी है मक्का की? मक्का की प्रथम संकर किस्म है गंगा फर्स्ट। कौन सी है? गंगा फर्स्ट, जो 1961 के अंदर विकसित की गई थी। अब बात करेंगे अपने आहार मूल्य में महत्व हो चुका है। अब अपने बात करेंगे इसकी जलवायु के ऊपर कि मक्का के अंदर कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। जलवायु के बाद सोइल, सोइल के बाद बात करेंगे अपने बीज दर व बीजोपचार की। तो अब देखते हैं अपने इसके अंदर अब बात करेंगे मक्का की जलवायु, यानी कौन सी जलवायु मक्का के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्लाइमेट कौन सी चाहिए मक्का के लिए? तो मक्का के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु चाहिए उष्ण व आर्द्र जलवायु। उष्ण व आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। उष्ण व आर्द्र जलवायु मक्का के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद अगर तापमान देखा जाए तो तापमान रहता है, अगर आदर्श तापमान कह सकते हो आप, या इसे वृद्धि के लिए, यानी वृद्धि के लिए इसका टेम्परेचर रहता है मक्का का 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। अगर अंकुरण के लिए, यानी मक्का के अंकुरण के लिए तापमान पूछा जाए तो अंकुरण के लिए टेम्परेचर रहता है 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि पौधों की बढ़वार के लिए आपेक्षिक आर्द्रता की कितने प्रतिशत होनी जरूरी होती है। तो पौधों की बढ़वार के लिए, पौधों की बढ़वार के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो आपेक्षिक आर्द्रता होती है 60 से 70% उपयुक्त मानी जाती है। ये थी जलवायु मक्का के लिए। जलवायु के बाद अपने बात करेंगे इसके अंदर सोइल यानी मृदा। कौन सी मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो मक्का के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? मक्का के लिए होती है जल निकास युक्त बलुई दोमट व दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती। अब इसकी बात करेंगे, यानी बलुई दोमट व दोमट मृदा उपयुक्त जल निकास की मात्रा भी उपयुक्त होनी चाहिए। अगर इस मृदा का पीएच मान पूछा जाए कि कौन सी पीएच मान वाली मृदा के अंदर
इसकी खेती की जाती है। तो मक्का की खेती 6 से 8.5 pH मान वाली मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है। pH मान का मैंने पहले बता दिया, किसने खोज की, कब की, तो वो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि pH की खोज किसने की है। pH की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1909 के अंदर, वो आपको मैंने लिखवा दिया है। इसकी खेती, मक्का की खेती के लिए 6 से 8.5 pH मान उपयुक्त माना जाता है। अब इसके लिए मृदा हो चुकी है, मृदा की तैयारी कैसे करनी है, तो मृदा की तैयारी यानी कि इस प्रकार इसकी जुताई की जाती है। तो मृदा की तैयारी कैसे करनी है, तो इसके अंदर कोई भी फसल है, चाहे अनाज वाली है चाहे दाल वाली है, उसके लिए जुताई तैयारी एक जैसी ही रहेगी। प्लस 2 के लिए बता रहा हूँ, प्लस 2 के अंदर चाहे प्लस 2 हो चाहे प्लस 1 हो, उसके अंदर क्या आता है कि तैयारी के लिए यानी जो प्रारंभ की यानी या सर्वप्रथम 2 या 3 जुताई, 2 या 3 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, मिट्टी पलटने वाले हल से, मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, करनी चाहिए। जुताई करने के पश्चात क्या किया जाता है कि पाटा लगाकर उसे समतल व भुरभुरी बना ली जाती है। पाटा किसको, स्वाके को ही कहा जाता है, यानी पाटा लगाकर समतल व भुरभुरे बना ली जाती है। पाटा लगाकर समतल व भुरभुरी, समतल व भुरभुरी बना ली जाती है, भुरभुरी बना ली जाती है। उसके बाद अपने बात करेंगे, ये मृदा की तैयारी भी हो चुकी है। मृदा के बाद अब बात करेंगे बीज दर व बीजोपचार मक्का के लिए। तो बीज दर कितनी रहती है, अब रहती है बीज दर, यानी मक्का के लिए बीज दर क्या है, बीज दर प्लस बीजोपचार, बीजोपचार भी करना है उसका। बीज दर कितनी रहती है, तो मक्का के लिए बीज दर रहेगी, अगर संकर मक्का के लिए, संकर मक्का के लिए सीड रेट कितनी है, दूसरी रहेगी संकुल मक्का के लिए, संकुल मक्का के लिए बीज दर कितनी है, तीसरी इसमें रहेगी चारे के लिए, चारे के लिए सीड रेट कितनी है, चारे के लिए सीड रेट कितनी रहेगी। तो अगर पूछा जाए संकर मक्का के लिए कितनी सीड रेट रहती है, तो संकर मक्का के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयुक्त मानी जाती है। अगर संकुल मक्का के लिए पूछा जाए तो संकुल मक्का के लिए सीड रेट रहती है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और चारे के लिए भी इसका उपयोग किया जाता, तो चारे के लिए रहती है 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयुक्त माने जाते हैं। अब संकुल मक्का और संकर मक्का के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सीड रेट में ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं जेड के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं दोनों की सीड रेट, संकर की और संकुल की। और उसके बाद अगर इसकी आधार्य और प्रमाणित दूरी नोट लगा के ये भी लिख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि संकर मक्का की आधार्य यानी संकर मक्का की आधार्य और प्रमाणित दूरी, आधार्य व प्रमाणित दूरी, प्रमाणित दूरी कितनी रहती है, तो संकर मक्का की रहती है 600 इंटू 300 मीटर। अगर पूछ लिया जाए दूसरा, इसके अंदर संकुल मक्का का भी पूछ लिया जाता है, संकुल मक्का का पूछा जाए तो संकुल मक्का के अंदर कितनी रहती है 400 इंटू 200 मीटर। ये रहती है इसकी आधार्य जेड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसका करेंगे अपने बीजोपचार, किस प्रकार बीजोपचार किया जाता है, तो बीजोपचार क्या रहता है, बीजोपचार के अंदर आप 3 ग्राम यानी 3 ग्राम कैप्टोन या थायरम, कैप्टोन या
थायरान से उपचार कर सकते हैं। और दूसरा इसका उपचार ये भी नहीं है आपके पास, फिर अपने 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित कर सकते हो। अगर डाउनी मिल्ड्यू, ई नंबर ये रहता है कि डाउनी मिल्ड्यू के लिए भी एप्रोन 2 ग्राम का घोल 2 ग्राम से भी प्रति किलो भी इसे उपचारित कर सकते हो। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर भादु को एक बार लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और प्रत्येक स्टूडेंट से ये अनुरोध है कि साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं और अपने जो भी स्टूडेंट्स इस प्रत्येक वीडियो को देख ले और अपने साथ साथ नोट्स बना ले कि ये कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है और +2 के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि इस लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने के कारण आपको ऑनलाइन जो सुविधा अभिनव अकेडमी के द्वारा प्रदान की जा रही है उसका लुत्फ उठाएं। थैंक यू।